हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है और आपका फॉर्म भी भरा जा चुका है। जो छात्र अभी या जो स्टूडेंट अभी ये फॉर्म नहीं भर लिए हैं वो तुरंत भरें, क्योंकि फिर इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है और इसकी लास्ट डेट जल्दी आने वाली है। तो अपनी तैयारी को अच्छे क्रम में करते हुए आज हम लोग फिर से जीके का एक अच्छा सा टॉपिक, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, उनकी एक सीरीज लेके हम लोग आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो इससे पहले जो क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ बाकी थे। आज जो क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे या जो भी स्क्रीन उस पर दिख रहे होंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं उसको। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है। यानी हमारे जो तिरंगे में, पहले तो आप ये बताइए आपके तिरंगे में कितने रंग होते हैं। सबको पता है 3 रंग होते हैं। तो उसमें से जो ये श्वेत रंग है, किस इसका अर्थ क्या है। आपके तिरंगे में श्वेत रंग का जो है उसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है त्याग, दूसरा ऑप्शन है शांति और सत्य, तीसरा ऑप्शन है जीवन और समृद्धि, चौथा ऑप्शन क्या आपका है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है त्याग, तो ये जो त्याग है ये आपका है किस रंग का प्रतीक है। ये जो आपका त्याग है ये आपका है केसरिया, जो होता है ना केसरी रंग आपके होता है उसमें ध्वज में या झंडे में, उसका प्रतीक है केसरी रंग का। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है शांति और सत्य, ये होता है आपका सफेद रंग का। ये होता है आपका सफेद रंग का। ये होता है सफेद रंग का। और ये जो जीवन और समृद्धि है ये होता है हरे रंग का। तो आपका ऑप्शन क्या है कि श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है। तो श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है, शांति और सत्य को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको इसके बारे में, आपके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ और जानकारियां देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज ये कब निर्मित हुआ और किसने निर्मित किया, मतलब किसने बनाया इस राष्ट्रीय ध्वज को। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये सन 1921 को इसका निर्माण किया। और इसे जिन्होंने बनाया उनका नाम क्या था, उनका नाम था पिंगाली वैकेया। उनका जो नाम था वो था पिंगाली वैकेया। और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने से पूर्व कई देश, लगभग 30 या 36 देश ऐसे थे जिनके ये राष्ट्रीय ध्वज बना चुके थे। कौन, पिंगाली वैकेया। तो आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज इसको कब बनाया गया। तो ध्यान दीजिए कितने सन में, सन 1921 में। किसने बनाया था, पिंगाली वैकेया ने। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें से आपको चयन करना है, गलत कथन का चयन करें। अब जो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपको जो रॉन्ग है उनका सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए क्या है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। ऑप्शन बी क्या है, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है। ऑप्शन सी क्या है, गुरुत्वाकर्षण वस्तु को तैरने से रोकता है। ऑप्शन डी क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो विमान होती है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ता है। तो इसको अंग्रेजी में जो बच्चे उनके लिए है क्या है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज ओनली ऑन द अर्थ। ऑप्शन बी, ग्रेविटी पुल्स आयरन। ऑप्शन सी, ग्रेविटी प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लोटिंग। ऑप्शन डी क्या है, द प्लेन डज नॉट फ्लाई इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसमें तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन गलत है। क्या पहला ऑप्शन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को खींचता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, क्योंकि ये भी सही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण सब चीज फ्लोटिंग करती है, सब चीज तैरती रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण की ही वजह से यहाँ पे जो चीज है वो तैरती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, सी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ता है, ये गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि जो विमान होता है वो जो उसके पंखे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी जो
जब वो चलते हैं तो क्या करते हैं, जो नॉर्मल एयर होती है उनको एयर में बस वो फ्लोटिंग कराने के लिए उनके विंग्स होते हैं कि जो एयर में जो कण होते हैं उन्हें घुमाने के लिए ही उन पंखों का प्रयोग करता है। वो पंखे क्या करते हैं कि जो उनके पंखों के नीचे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन्हें हटा के फिर वहां पे वो अपना फोर्स लगाते हैं, जिससे जो प्लेन होते हैं, विमान होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी का जो मंदिर है वो किस राज्य में है, और वो राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश है में स्थित है। तो आपको पहले बताना है कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। तो अब किसमें है ये, वो राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्या वो हिमाचल प्रदेश है, नहीं। जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हमारा ऑप्शन नंबर है राइट। अंग्रेजी में जो बच्चे उनके लिए, इन विच स्टेट यूटी इज नंदा देवी लोकेटेड। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उत्तराखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजावर से क्या तात्पर्य है, मतलब ये पूछ रहा है कि बिजावर से तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है, भंडारित भोजन के चारों ओर दृढ़ आवरण, अंकुर के चारों ओर का दृढ़ आवरण, बीज का संरक्षित बाहरी आवरण, ऑप्शन डी पादप की जड़ों के चारों ओर दृढ़ आवरण। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, इसका क्या क्या कह रहा है, बीजावर, अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करें तो बीज का आवरण, यानी जो बीज हम लोग लगाते हैं, किसी भी चीज को लगाने का बीज लगाते हैं, उस बीज का जो आवरण है उसे ही कहते हैं बीजावरण। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, बीज का संरक्षित बाहरी आवरण, यानी बीज जो हम बीज लगाते हैं, किसी भी पौधे को लगाने के लिए क्या बीज लगाते हैं, तो उस बीज का जो संरक्षित आवरण होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजावरण। तो हमारा इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ही सही होगा या राइट होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ऐसे ही अंग्रेजी के बच्चों के लिए है जो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीजावरण। तो ऑप्शन ए दिया है, फ्रेम कवरिंग अराउंड स्टोर फूड, फ्रेम कवरिंग अराउंड द शेडिंग, स्पीड प्रोटेक्ट आउटसेल या हार्ड कवरिंग। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सी है, स्पीड प्रोटेक्ट आउटर सेल, ये सही होगा, राइट होगा ये। अगला क्वेश्चन का है, पारसिया के धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी जैद अवस्था, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, बाइबल ये तो जो हमारे क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियन धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी जैद अवस्था, ऑप्शन नंबर सी ये तो पहला, ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो पहले नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाइबल ये किस धर्म से है, ये क्रिश्चियन धर्म से है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी नहीं होगा, क्योंकि कुरान ये क्या है, जो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनका जो धर्म है उससे है। ऑप्शन नंबर डी गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो सिख हैं उनका है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा है जैद अवस्था, यही हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूड़ों में खून आना, घाव के देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि जब आपके घर पे या चाहे आपके घर पे आपको कभी ऐसा होता है जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। उससे क्या होता है कि आपकी मसूड़ों में खून आता है, घाव देर से भरते हैं और पसलियों हमेशा दर्द सा रहता है। इसलिए डॉक्टर आपको विटामिन सी को बढ़ाने के लिए क्या कहता है, कुछ खट्टा खाइए, जैसे आंवला हुआ और नींबू हुआ, ऐसे कुछ खाने के लिए कहता है। तो जो इनसे जो कमी होती है वो किस विटामिन की कमी कारण होती है, जो हमारा विटामिन सी होती है इसकी कमी कारण हमें ये सब जो लक्षण होते हैं ये दिखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, यानी पृथ्वी पे कौन सा भाग जो जैव विविधता यानी कि जीवों के रहने के लिए सहायक है। ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी पशु विहार, ऑप्शन सी पारितंत्र निचय, ऑप्शन डी
जैविक समुदाय, तो आपको ऑप्शन देख के पता चला गया क्या, जैव विविधता यानी जीव के रहने के लिए। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, जीव कहाँ रहते हैं, जीव मंडल में रहते हैं ना, जैव मंडल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होगा, कहाँ, जैव मंडल में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो महात्मा बुद्ध हैं उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इनको जो बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई, बोध गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी ये गलत होगा, क्योंकि उनको सारनाथ में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी महात्मा बुद्ध जी की। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, क्या, बोध गया में इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, मेघ विजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है। पहले तो आपको समझ चाहिए मेघ विजन है क्या। मेघ विजन क्या है, मेघ विजन जो ऐसे आपको कभी कभी सुनाई दिए होंगे, चाहे ऐसे कई देश हैं जो पहले थे, अब तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। ये आर्टिफिशियली बारिश कराते थे, यानी जब कहीं पे बारिश नहीं होती थी या कहीं पे आवश्यकता है तो वहाँ पे बारिश कराते थे। अभी फिलहाल में जो दुबई के लोग हैं वो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है तो वो लोग आर्टिफिशियली बारिश कराते हैं। उसमें क्या होता है, अब यही आपका क्वेश्चन है कि उसमें पूछा है कि वो कौन सी तकनीक है जिसके कारण ये होता है। तो आप ऑप्शन पर देखिए क्या है ऑप्शन, ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पे आधारित है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जब वातावरण में मौजूद जलवा क्या लिखा है यहाँ पे, जलवा, लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया, उसमें आपका रहेगा जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प होगा, यहाँ पे आपका जल वाष्प होगा, अथवा लवण के कारण चारों ओर ठंडा और संघनित होता है तब, यानी कि जब आपका जो वातावरण होता है जब उसके चारों तरफ, जब जलवाष्प के चारों तरफ, जलवाष्प अथवा लवण के चारों तरफ जब ठंडा जल संघनित होता है तो क्या होता है कि आर्टिफिशियली बारिश होती है। ये मतलब उनके बताने का तरीका है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मेघों का निर्माण कर उन्हें प्रकाश में पहुंचाना। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि मेघों मतलब क्या, बादलों का निर्माण क्या मनुष्य द्वारा संभव है, कभी संभव नहीं है। मेघों के बीच जैसी संरचना में परीक्षित करना, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मेघों का निर्माण कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प अथवा लवण के चारों ओर ठंडा और संघनित होता है तो क्या होती है, आर्टिफिशियली बारिश होती है। जैसे आपको कभी देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने फ्रिज वगैरह से पानी लाते हैं, जब उसको या फ्रिज में पानी रखते हैं तो क्या होता है कि जब वो बॉटल बाहर आते हैं तो देखते हैं उस पर कुछ पानी की बूंदें आती हैं। वो क्या होती हैं, जब ठंडे पानी को गर्म पानी आता है तो वो संघनित होती हैं। सेम वैसा यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होता है कि जो जल होते हैं उनको ठंडे जल से जब संघनित कराते हैं तो उन्हें वाष्प बनता है, यानी पानी के बूंद बनते हैं, जो क्या होते हैं आर्टिफिशियली बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है क्या होगा, वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ये प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, आप साउथ या तमिल फिल्में वगैरह देखते होंगे तो इसमें बहुत जिक्र होता है मीनाक्षी मंदिर का, और खास करके कहाँ पे होता है। पहले तो आप ऐसे ही ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, ऑप्शन बी उज्जैन में तो हम लोग ने सुना नहीं है कि वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी मदुरई और रामेश्वरम, इन दोनों में से बताना आपको है। तो खासकर आप साउथ फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि जहाँ पे ये मीनाक्षी मंदिर का बात किया जाता है वो कहाँ होता है, मदुरई में होता है। तो मदुरई जो है एक मदुरई कहाँ है, मदुरई आपका है तमिलनाडु में, मदुरई है ये आपका तमिलनाडु में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसलिए हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मदुरई में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। तो आप लोग खासकर फिल्मों या कहीं पे देखे होंगे कि जब मुक्केबाजी लोग कहते हैं, जो एक पर जो दावेदार जो दो रहते हैं खेलने वाले प्लेयर्स, जब उनमें से कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जो बहुत बुरी तरीके से मारता है, जब वो गिर जाता है तो कहते हैं नॉकआउट हो गया, यानी नॉकआउट मतलब कि अब खेल खत्म हो गया बिल्कुल। तो कहाँ पे होता है वो, मुक्केबाजी में ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, मुक्केबाजी में।
अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगे इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, किस तारीख को भी पूछ सकता है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो ये है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन कुमार मंगलम, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल SHF-J मानेकशा, ऑप्शन सी जनरल जयंत चौधरी, ऑप्शन डी जनरल KS थिमैया। तो आपका जो भारत पाकिस्तान 1971 के दौरान जो सेना प्रमुख थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जो है फील्ड मार्शल SHF-J मानेकशा, वही थे आपके फील्ड प्रमुख थे। जो प्रमुख सेना जो थे वो यही थे, फील्ड मार्शल यही थे, फील्ड मार्शल SHF-J मानेकशा। और आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये युद्ध कब शुरू हुआ था। ये युद्ध शुरू हुआ था आपका 3 दिसंबर 1971 को। और खत्म कब हुआ था? खत्म ये हुआ था कि पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। और इसी युद्ध के दौरान एक नए देश का नाम, जिसका क्या नाम था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसी युद्ध के समय एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो आप लोग ये 2-3 बातें को याद रखिए क्या, कि ये युद्ध कब शुरू हुआ था? 3 दिसंबर 1971 किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। और कब खत्म हुआ था? 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 को। और इसी युद्ध के कारण एक नए देश बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। और ये युद्ध था, इसके सेना प्रमुख कौन थे? फील्ड मार्शल SHF-J मानेकशा। तो आज के